उसकी आवाज में खुदा की कुछ अजीब सी कुदरत है। उसकी आवाज में खुदा की कुछ अजीब सी कुदरत है। वो बोलता है तो आवाज में भी रोशनी सी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम देश हित में चर्चा। दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमारा विषय है वॉइस ओवर चुनौतियां और अवसर। तो देश हित में चर्चा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लाते रहते हैं, जैसे कि हम पॉलिटिकल, सोशल। तो इस बार हमारा जो टॉपिक है वो कला क्षेत्र से है, क्योंकि इसमें रोजगार के भी बहुत अवसर हैं जो हमारे देश के हित से जुड़ा है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे बीच बहुत खास मेहमान है। हमारे पास है आवाज की दुनिया के जादूगर। मैं अपने मेहमानों से पहले आपको मिलवाना चाहूंगा। तो हमारे साथ हैं आवाज की दुनिया के जादूगर, बादलपुर के नाम से मशहूर आशीष सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और धन्यवाद सर। आपके अलावा मैं दो मेहमानों को और बुलाना चाहूंगा। देहरादून से हमारे साथ हैं पंकज जोशी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार सर। और साथ ही हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है श्वेता गुप्ता, नोएडा से। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो चलिए सर, आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं अपने मेहमानों के बारे में थोड़ा सा बतलाना चाहूंगा। हालांकि इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बादलपुर का आशीष के बारे में, क्योंकि बादलपुर का आशीष मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आशीष सिंह के नाम से लोग कम और बादलपुर के आशीष के नाम से आपको ज्यादा जाना जाता है। आप विभिन्न तरह की आवाज निकालने के लिए जाने जाते हैं। आपके पास कला का ऐसा जादू है जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी कुछ खास बातें थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ज्यादा तो हम आप ही से जानेंगे। जैसे मैंने आपके बारे में जितना जाना, जितना पढ़ा, जितना सुना, आप स्टोरी नरेटर बहुत अच्छे हैं। आप एमटीवी के लिए स्टोरी नरेटर कर चुके हैं। आप डबिंग कर चुके हैं यशराज स्टूडियो के लिए। और आप मैंने आपके बारे में कई बार देखा भी और सुना भी है कि आप काफ़ी अच्छी मिमिक्री भी कर लेते हैं। और इसके अलावा आप एक वॉइस ट्रेनर भी हैं। और वॉइस ट्रेनिंग के बारे में सर मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये शायद आपको नहीं पता होगा, कि आप उस द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य की तरह हैं, जिसके पास अर्जुन के रूप में तो बहुत सारे शिष्य हैं ही, साथ में एकलव्य जैसे भी बहुत सारे शिष्य हैं जो सिर्फ आपको देख के सीखते हैं। इसीलिए मेरा बहुत मन था कि मैं आपको अपने स्टूडियो में लाऊं और जनता से आपको रूबरू करूं। तो सर, एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपनी चर्चा को हम शुरू करेंगे। शुक्रिया। इसके अलावा पहले मैं अपने दूसरे मेहमानों के बारे में सर थोड़ा सा बतलाना चाहूंगा। हमारे साथ है पंकज जोशी जी, जो देहरादून से हैं। ये हिंदी के बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। और इनके बारे में एक खास बात ये भी है कि ये अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। खासकर इस लॉकडाउन में मैंने देखा इन्होंने अपनी आवाज के जादू से बहुत सारे लोगों को सजग किया, जागरूक किया। और इसका ही नतीजा है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं फिलहाल, जिसको हरबटपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ अभी एक भी कोरोना केस नहीं है। ऐसी भगवान की कृपा है और पंकज जोशी जैसे जागरूक सोशलिस्ट की मेहनत है। और हम बात करेंगे श्वेता गुप्ता जी के बारे में। श्वेता गुप्ता जी वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर बहुत अच्छा कार्य करती हैं। ये एक एनजीओ से भी जुड़ी हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करती हैं। उस मैम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उसका नाम है नवरत्न फाउंडेशन, आई थिंक नवरत्न फाउंडेशन, सॉरी टू फॉरगेट। सो उसके लिए आप बहुत अच्छा काम करती हैं मैम। वैसे मैं आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी हैं इतना। और ये काफ़ी सारी जॉब्स को छोड़ के फिर भी इन्होंने फाउंडेशन को ज्वाइन किया, नवरत्न फाउंडेशन को, क्योंकि ये समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो मेरे साथ जितने भी आज आर्टिस्ट बैठे हैं, ये एक अच्छे आर्टिस्ट तो हैं ही, साथ में इससे भी ज़्यादा अच्छे एक सोशलिस्ट है। सर, तो आज की चर्चा हम शुरू करना चाहेंगे बादलपुर का आशीष यानी आशीष सिंह जी के साथ। सर नमस्कार। और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि हमारे एक्चुअली दर्शकों की तरफ से मेरे पास एक काफ़ी गुजारिश आई है कि हमने आपके बारे में इंटरनेट पे बहुत पढ़ा है, लेकिन उसमें कुछ गलत भी होता है, कुछ सही भी होता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दिए कि आपका वॉइस एक्टिंग के बारे में, कि आपका करियर कहाँ से शुरू हुआ, मतलब आप स्कूल से लेके, और थोड़ा सा अगर वर्णन कर देंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज सर। जी बिल्कुल। वॉइस एक्टिंग, देखिए आज के समय में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वास्तव में वॉइस एक्टिंग और वॉइस ओवर जैसा भी कोई फील्ड होता है। और ये अगर मैं आज से 7-8 साल या 10 साल पहले की बात करूं तो बिल्कुल भी लोगों को नहीं पता। तो मैंने शुरुआत सन 2009 के आसपास की थी, जब मैंने वॉइसिंग में शुरुआत की थी, आवाज की दुनिया में आया था।
लेकिन वो एक प्रोफेशनली मैं वॉइस ओवर में या फिर वॉइसिंग में नहीं था। मैं बस अपनी वॉइस को डेवलप कर रहा था, मैं अलग-अलग आवाज़ें सीख रहा था और मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी आवाज़ से और क्या कुछ कर सकता हूँ। यही सब कुछ करते-करते मुझे तकरीबन सन 2016 के आसपास मुझे पता चला कि वॉइस ओवर जैसा भी कुछ होता है एंड मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद मैं 2017 से प्रोफेशनल वॉइस एक्टर बन गया। मैंने एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट की थी, उसके बाद मैं जॉब भी कर रहा था। लेकिन सब कुछ मैंने छोड़कर एज़ अ फुल टाइम मतलब इससे मैंने अपना प्रोफेशन बनाया और वॉइस ओवर में आ गया मैं कंप्लीट। सर जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने एमबीए भी किया, तो एमबीए वॉइस दोनों बहुत अलग चीजें हैं। मतलब थोड़ा सा इसके बारे में आप अगर कुछ बताएंगे। एमबीए और वॉइस दोनों बहुत बहुत डिफरेंट हाँ, फील्ड है। मतलब वही कहते हैं ना कि एक समय तक आपको पता नहीं होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जी सर। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। अ, पढ़ाई तो घर से था कि भाई पढ़ना है, कुछ अच्छा पढ़ना है। तो पढ़ते एमबीए हमने कर ही लिया। सन 2014 में कंप्लीट कर लिया था मैंने एमबीए और लेकिन जॉब भी किया मैंने फ्लिपकार्ट में लगभग 1 डेढ़ साल मैंने जॉब किया। मैंने फिर उसके बाद अपना जो खुद का घर का बिज़नेस है उसको भी चलाना चाहा। लेकिन न जाने क्यों अंदर से एक मन से एक सवाल आता था कि यार इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ मैं। मतलब वो एक सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा। सो काफ़ी टाइम तो थोड़ा डिप्रेशन में भी था कि क्यों, क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। इसी दौरान मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया और मुझे अल्टीमेटली समझ में आ गया कि मैं वॉइसिंग के लिए ही बना हूँ और मेरी आवाज़ में कुछ अलग है जो थोड़ी यूनिक है और इसको मैं एक अलग पहचान दिला सकता हूँ। तब से मैंने इसे प्रोफ़ेशनली इस पे काम करना शुरू किया और काफ़ी मेहनत करने के बाद आज वॉइस ठीक है, लोग सुनना पसंद करते हैं। सर आप मैंने देखा आप बहुत सारी भाषाओं में वॉइस एक्टिंग करते हैं। इतनी सारी भाषाएं मतलब कैसे? क्योंकि आप मुझे जैसे मध्य हिंदी प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो नहीं वहाँ हमारा की जो एक पर्टिकुलर परिवार है भाषा है। जी जी। जी, जी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर हिंदी ही चलती है सबसे ज़्यादा। लेकिन हमारा जी जो सर। परिवार है ये हम लोग पहले बिहार में थे सन 1869 में, 1885 में और वहाँ से हम ओके। लोग चले गए थे म्यांमार, चूँकि उस समय देश जो है डिवाइड नहीं हुआ था। म्यांमार जी चले गए थे हमारे पूर्वज और वहाँ से फिर लगभग सन 1970 में हम लोग इंडिया आए। तो इंडिया आने के बाद हम लोगों को एमपी में इस बैतूल ज़िले में यहाँ पे हम लोगों को रहने के लिए सारी व्यवस्थाएँ दी गई। तो तकरीबन 50 साल से हम लोग यहाँ पर हैं। तो मेरे घर पर भोजपुरी भाषा जो है या बोली कह सकते हैं, बोली जाती थी। जी जी बिल्कुल। आस-पड़ोस में सारे बंगाली लोग हैं, तो बंगाली वहाँ से सीख लिया मैंने, घर से भोजपुरी सीख लिया। हिंदी ऑब्वियसली स्कूल से मैंने हिंदी सीखा और इंग्लिश का थोड़ा क्रेज़ था तो इंग्लिश सीख लिया। तो इस तरह से 4 भाषा हो गए और इसके साथ-साथ बहुत सारे एक्सेंट्स मैं कर लेता हूँ लाइक लाइक हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, साउथ जी इंडियन, जी। हैदराबादी एंड उसके बाद भोजपुरी, बंगाली, अरबिक, अमेरिकन, रशियन ये सारे एक्सेंट्स भी मैं कर लेता हूँ। तो इस पे एक थोड़ा इंटरेस्ट था कि अलग-अलग वॉइस को थोड़ा-सा एक अलग पहचान दिया जाए, एक अलग तरह से मॉड्यूलेट करने की कोशिश की जाए। तो देखता था कि लोग कैसे बोलते हैं और एक्चुअली क्या होता है कि वॉइसिंग अगर आप कर रहे हैं, सो इसमें सुनना और ऑब्जर्व करना ये सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पॉइंट है कि आप सामने वाले को देखकर उससे क्या सीख रहे हो, उसको कितने अच्छे से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इस तरह से मैंने धीरे-धीरे सीख लिया और बहुत सारी कैरेक्टर्स और एक्सेंट्स धीरे-धीरे आ गया है अब। ये बहुत अच्छी एक्चुअली कला है आप में, क्योंकि आमतौर पर भाषाएं कई लोगों को काफ़ी सारी आती हैं, लेकिन उसमें वॉइस एक्टर कर लेना वो अपने आप में एक बहुत खास बात है। सर आपसे मैं बहुत सारे सवाल अभी पूछने वाला हूँ जो हमारे दर्शक चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे पास एक गुजारिश है आपके लिए कि क्योंकि आप बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करते हैं, जैसे कि मैंने देखा केसरी में भी आपने 9 किरदारों की अकेली ही आवाज़ निकाल दी। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना कोई भी फेवरेट हमारे दर्शकों को एक बार थोड़ा सा कुछ सुनाएं। कोई भी फेवरेट किरदार जो जिसके डायलॉग आप बोलना चाहें मुझे मुझे उसी के अंदाज हॉलीवुड में। के कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, जो थोड़े फिक्शन कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे कैरेक्टर्स मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं और लोग कहते हैं कि बिग बॉस, जार्विस और थैनोस ये मैं बहुत अच्छा करता हूँ। सो जी सर, वो थैनोस तो के जो मैंने बहुत काफ़ी ज़्यादा सुना है। हुँ, हुँ, हुँ।
मैं तो सर मैं बिग बॉस कुछ की वॉइस सुना देता हूँ। लोग बिग बॉस, इंडिया के लोग थोड़े बिग बॉस के ज्यादा जी सर। फैन हैं। सो बिग बॉस कुछ ऐसे बोलते हैं। समय है 8:05। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और बिग बॉस के दिए गए सारे नियमों का पालन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिग बॉस आपसे नाराज हो जाएंगे। काइंड ऑफ बिग बॉस की वॉइस। जी सर, मैं आपकी तरह सर अभी रुक करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके ही दो अर्जुन से जानना चाहूंगा। तो पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हाँ वॉइस ओवर कब से कर रहे हैं सर? जी सर। आप वॉइस ओवर कब से कर रहे हैं? वॉइस ओवर कब से कर रहा हूँ? वॉइस ओवर एक्चुअली क्या है कि आज से लगभग 10-12 साल पहले मेरी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज एकदम क्लियर। तो वॉइस ओवर का ऐसा है सर कि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि वॉइस ओवर, इसको वन वर्ड में वॉइस ओवर कहा जाता है। अभी लगभग 10-12 साल पहले एक हमारे क्षेत्र में एक ढकरानी नाम का एक जगह पड़ता है, गांव है, जहां पर एक तीर्थ स्थल है, गौतम ऋषि गंग भेवा बावड़ी। जी सर। तो हमारे एक मित्र हैं जो क्या कहते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे उसके ऊपर। तो एक दिन मेरे पास आकर के बोलते हैं, यार जोशी जी, ये 2-4 लाइनें हैं, ये नरेट करनी है आपको। तो मैंने कर दिया, अभी भी याद है मुझे वो लाइनें कुछ। बस उसके बाद ये चीजें होती चली गई। फिर अभी नगर पालिका परिषद के, हमारे यहाँ नगर पालिका परिषद है हमारे जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। तो उस चुनाव के दौरान क्या हुआ कि एक होर्डिंग में पढ़ रहा था, तो उस होर्डिंग को मैंने पढ़ा, तो जो मेरे अगल बगल खड़े थे बोले, यार ये बहुत ठीक ठाक बोल रहे हो आप। उन्होंने इसको फोन पे रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, तो फोन पे रिकॉर्ड कर लिया, तो अब वो किसी प्रत्याशी को उन्होंने सुनाया। उसके बाद उन्होंने मुझे, मेरा पहला जॉब वही था, उन्होंने मुझे काम दिया और पारितोषिक के तौर पर उन्होंने मुझे 4,000 रुपए दिए, सिर्फ एक उस क्लिप को बोलने के लिए। तो एंड देन उसके बाद जी जी क्रम जी चलता रहा जी। तो पंकज जी, आप किस तरह का वॉइस ओवर करना ज्यादा पसंद करते हैं? जैसे सर के बारे में तो हमें बहुत पता है, सर किस तरह का करते हैं, सर ने भी कुछ एग्जाम्पल भी दिए। तो आप किस तरह का वॉइस ओवर करना पसंद करते हैं? वॉइस ओवर का ऐसा है सर कि वॉइस ओवर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस ओवर सब अच्छा लगता है। कुछ चैलेंजिंग चीजें, कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं, तो सब अच्छा लगता है। ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर ये कुछ ऐसा है जी। पंकज जी, जहां तक मैं आपको जानता हूँ, मैंने देखा है आपकी हिंदी बहुत गजब है। मतलब मैंने अपने आसपास के एरिया में नहीं देखा किसी को इतनी अच्छी हिंदी आती हो। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे दर्शकों को हिंदी में कोई काव्य सुना सकें, छोटा सा। हिंदी में काव्य, हिंदी का काव्य, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं उनकी। पंक्तियां के एक महाकाव्य है रश्मि रथी। जी सर। तो आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी सर, जी सर। ओके। आपके तो गुरु भी सुन पा रहे हैं, तो हाँ ध्यान बिल्कुल। रखिएगा। रश्मि रथी में क्या है सर कि भगवान श्री कृष्ण, एक दुर्योधन को, उनके अज्ञातवास के बाद दुर्योधन को समझाने जाते हैं। जब पांडव वापस अपने हस्तिनापुर में वापस आते हैं, तो दुर्योधन को समझाते हैं श्री कृष्ण, उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहां जाते हैं और उनको समझाया जाता है कि इनको प्लीज क्या कहते हैं, आप जो कुछ बन पड़ता हो इनको दीजिएगा, एंड देन बस ये लड़ाई झगड़ा हमें नहीं चाहिए। तो वो रश्मि रथी में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का उन्होंने बहुत ही सुंदर महाकाव्य बनाया है, इसका नाम है रश्मि रथी। उसकी कुछ पंक्तियां हैं, मैं पढ़ देता हूं। हाँ, कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।
थोड़ा सा 1 मिनट सर मैं इसे निकाल लेता हूँ। एक्चुअली ये बहुत लंबा है, थोड़ा सा माफी आप चाहें चाहूंगा। तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, तब तक मैं बिल्कुल श्वेता सर, मैम से बिल्कुल थोड़ा जानना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मिल श्वेता गया मैम, सर, मैं हो आपकी, गया। चलिए सर फिर सुना ही दीजिए। कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मन पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विहीन झंकार सकल, मुझ में विहीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, सहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाग, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। दित्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृगहों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव छर जर छर अक्षर, नश्वर शरीर सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। कुछ ऐसा तो पंकज जी, जैसा मैंने सुना था कि आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है। मेरा मानना है कि आशीष सिंह जी भी मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने गाया, जबकि इस टाइम इनके पास कोई प्रोफेशनल माइक भी नहीं है, तभी बहुत अच्छा था। श्वेता मैम, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह चुका हूँ कि आप जो काम कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा काम है। आपने काफी सेक्रीफाइसेस भी किए उसके लिए, क्योंकि एक इंजीनियर के तौर पे आपने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, उसके बाद आपको सर्विसेज के मौके भी मिले, लेकिन आपने वो सब छोड़ के एक समाज सेवा वाला काम करना पसंद किया, और ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि इस काम के लिए आवाज में दम होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आप एक वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। तो वॉइस आर्टिस्ट के तौर पे आप अपने ड्रीम्स को कैसे देखती हैं? मतलब कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहिए? सर एक्चुअली वॉइस ओवर का मैं बताऊं तो मैंने अभी 3-4 महीने से ही पूरे डेडिकेशन के साथ शुरू किया है वॉइस ओवर को। इसमें मैं अभी ट्रेनिंग भी ले रही हूँ, और आशीष जी ही हमारे गुरु हैं। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मेरा फर्स्ट टॉक उन्हीं के साथ हो रहा है, अपने गुरु के साथ। तो ये बहुत अच्छा है। और मैं इसमें प्रेरणा का बोलूं तो मैं एक्चुअली बुंदेलखंड क्षेत्र से हूं, और आपने जैसे बताया कि मैं समाज सेविका हूं और लेखन भी करती हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने क्षेत्र के लिए, और मेन चीज जो है वहाँ की महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को लेकर, और मैं आपको इंटरप्ट करके ऐड करना चाहूंगा कि आप लेखन नहीं करती हैं, आप उस उम्र से लेखन करती है जब ठीक से हमें लिखना भी नहीं आता। हाँ, तो मैं 7th-8th क्लास से मैम लेखन कर रही है। हाँ, तो मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वही है कि जब मुझे लगा मेरी रचना में, जब मैं उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाऊं, तो इसमें मेरा प्रेरणा स्रोत जो बने हैं वो मेरे हस्बैंड हैं। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि लड़कियों के सपने ना शादी के बाद नहीं तबाह हो जाते, मतलब यानी देखना ही बंद कर दो, सबसे अच्छा ये रहता है। पर मैं कहना चाहूंगी कि शादी के बाद ही मैं अपने सपनों को जी पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि फैमिली से कभी सपोर्ट नहीं, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हमेशा वहाँ पे जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लड़कियों को लड़कों से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, लड़कियों को और महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे किया जाता है।
तो फिर मुझे वही लगा मेरे हस्बैंड का था कि तुम इतना अच्छा लिखती हो और तुम इतना महिलाओं के लिए इतना जो सोचती हो, तो तुम्हें अपनी आवाज में वो दम लाना चाहिए। और मैं बुंदेलखंड से हूँ, तो मेरा टोन भी थोड़ा बुंदेलखंडी आ जाता है कहीं ना कहीं। वो मैम सभी का होता तो है। हाँ हाँ, तो बस वही था कि मेरे हस्बैंड का था कि आप अपनी आवाज पे काम करो, और आपकी आवाज ही वो सशक्त शस्त्र बनेगा आपका इस चीज में, जो आपको उस बुलंदी पर लेके जाएगा जो आप जहाँ जाना चाहती हो। तो अपनी हाँ, ये अपनी अपनी आवाज को सुन के और अपने मन को सुन के उसके अकॉर्डिंग काम करना एक अपने आप में बहुत शांति देता है इंसान को, जैसा कि आशीष जी ने भी अभी हमें बताया था। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आशीष जी की तरफ जाने से पहले आप इसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपको कैसा लगता है आशीष जी से मिलकर ट्रेनिंग करने के बाद, मतलब कैसा बदलाव आप हाँ, महसूस मैं करती है इसमें अपने इस जरूर बोलना आर्ट में? चाहूंगी। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जब मैंने वॉइस ओवर करने के लिए ट्रेनिंग का सर्च किया, और चूँकि लॉकडाउन चल रहा था तो स्टूडियो में जाके आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने कई जगह पता किया, तो वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा फ़ीस थी हर जगह। तो इतना एफ़र्ट नहीं कर सकते थे, पर मैंने बहुत सर्च किया कि कम, यानी कम फ़ीस में और मुझे एक अच्छा ट्रेनर मिले। तो जब मैंने आशीष जी के बारे में पता किया, देखा, उनके रिव्यू देखे, उनके इंटरव्यू देखे, फिर मैंने उनसे बात की। तो क्या होता है ना, जब आप किसी नए बंदे से बात करते हो तो आपके अंदर वो कंफर्ट फील होना चाहिए आपको कि हाँ, इनके साथ आप जब कोई चीज सीखो तो आप पूरी उस तरीके से सीखो कि आपके साथ उसका कोई हेजिटेशन ना रहे। और आशीष जी वही इंसान है, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने इतनी सहजता से, इतनी सरलता से बात की, तो मुझे लगा बस कुछ भी हो जाए, मुझे इन्हीं से ट्रेनिंग लेनी है। और सबसे अच्छा है कि उन्होंने फीस भी उनका इतना कुछ ज्यादा नहीं था, आप आसानी से उसको अफोर्ड कर सकते हो। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आशीष जी के बारे में, वो जिस लेवल पे हैं, जिस बुलंदियों पे हैं, उसके बावजूद भी आप यदि उनको पर्सनली अपनी कुछ भी चीज अपना सैंपल बना के देते हैं, भेजते हैं, तो वो उसकी बारीक से बारीक चीजों को आपको बताते हैं। तो उससे ये समझ में आता है कि बंदा आपकी चीजों को बहुत बारीकी से सुन रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं वाकई में इस चीज में तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा एक लोगों का इतना अच्छा, यानी मुझे ट्रेनिंग का पंकज जी भी जब भी इतना प्रोत्साहन देते हैं, हमेशा जब भी उनको भी पर्सनली मैं फीडबैक के लिए बोलती हूँ, तो सर भी बहुत मैडम इधर पे करिए ऐसे, और आपको इनहेंस करना, यानी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है जी मुझे जी। उन लोगों से। तो बहुत अच्छी कंपनी है मेरी, बहुत बढ़िया मंडली है। नहीं एक्चुअली आशीष जी अच्छे तो हैं ही, लेकिन जो एक्चुअली आशीष नाम के लोग होते हैं वो जनरली ऐसे ही होते हैं, उनके साथ सब कंफर्ट फील करते हैं। हाँ तो हाँ, ऐसा आप बिल्कुल करते होंगे। बिल्कुल। नहीं, और पंकज सबसे जी बड़ी यही बात है ना, क्वेश्चन। वो जिस बुलंदी पे पहुंच के आप जी आपके अंदर यदि जी किसी जी। बुलंदी पे पहुंच के इतनी सरलता और सहजता है, वो बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने जब पहली बार उनसे बात किया तो सेम यही जो आपने भी बोला, मैंने यही पंकज जी से डिस्कस किया था इसी चीज के बारे में। पंकज जी, लेकिन मैं आपसे आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहेंगे। आपको कैसा महसूस होता है आशीष सर से मिलने के बाद? दरअसल मैं शब्दों में कैसे मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा है, पहले मुझे लगता था कि मुझे ऐसा लगता, आप सुन पा रहे हैं ना? हाँ, तो जी पहले बिल्कुल मुझे सर। ऐसा लगता था कि मैं आवाज के क्षेत्र में कुछ मैं कर सकता हूं, मुझे ऐसा लगता था। बट अब अभी ये कंडीशन है कि मुझे डेफिनेटली लगता है कि मैं श्योर कर पा रहा हूं, क्योंकि और उसका पूरा श्रेय हमारे गुरुजी परम आदरणीय आशीष सिंह जी, बादलपुर का आशीष। इसीलिए मैंने गुरुजी बेहद सहज, बहुत ही सहज और बहुत ही, हाँ, इसीलिए मैंने गुरुदेव पहले ही का जो उनको हमारे जो आवाज का स्टाइल है वो जादूगर कह के बेहद, संबोधित किया था, क्योंकि इस चीज को मैं काफी लोगों से सुन चुका हूँ, बिल्कुल, सिर्फ आप दोनों से ही नहीं। हाँ, तो नहीं, आशीष सर मैं इसमें आपकी बिल्कुल, तरफ, जी इसमें आशीष सर मैं आपकी तरफ फिर से रुक करना मैंने चाहूंगा। कहा इसमें कोई अभी हमारा, जी 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 सर, बोलिए सर, जी, बोलिए। हाँ, पंकज जी, आप कुछ मैंने कहा कहना इसमें चाहते कोई हैं? अतिशयोक्ति नहीं है वो, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो जादूगर हैं, वो वास्तव में जादूगर हैं। वो इतना मीठा बोलते हैं कि एक अपने आप में एक मोटिवेशन देने वाली वॉइस है वो, मीन्स
कितना भी थका हारा व्यक्ति होगा, उनकी आवाज सुनने भर से एक बड़ी प्लीजेंट सी फीलिंग आती है, मुझे आती है, और गुरुजी को मुझे भी आ सत रही सत है, प्रणाम। ये मैं भी कह सकता हूँ, मुझे भी आ रही है। तो आशीष सर, मैं आपकी तरफ फिर से रुख करना चाहूंगा, और आज की हमारा चर्चा का जो मुद्दा है हम थोड़ा उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो चर्चा का मुद्दा है वो है चुनौतियां और अवसर, और इससे आपसे अच्छा इससे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते। काफी कम समय में आपने बहुत कुछ अचीव किया है इस क्षेत्र में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वॉइस एक्टर तो हैं ही एक अच्छे, आप साथ साथ एक बहुत अच्छे वॉइस ट्रेनर भी हैं, जैसे कि मैम ने और पंकज जी ने बताया। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि अभी क्योंकि लॉकडाउन है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मतलब क्या आपका प्रोसीजर रहता है ट्रेनिंग देने का? क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं जानता हूँ कि फेस टू फेस क्लास में और एक ऑनलाइन क्लास में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप क्या मतलब ऐसा करते हैं कि लोग जो आपके स्टूडेंट्स हैं या आपके जो शिष्य हैं वो फिर भी इतना अच्छा आपके साथ महसूस कर रहे हैं? देखिए, वॉइस ट्रेनिंग का जो मेरा प्रोसीजर है वो मैं तकरीबन 4-5 क्लासेस मैं ऑन कॉल देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स वीडियो कॉल के लिए सर कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। क्योंकि एक्चुअली मैं ये नहीं सवाल इसलिए पूछा कि बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जिन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जबकि वो टैलेंटेड भी है। तो थोड़ा सा जी, जी। उस नजरिए से आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, हमारे 4-5 जो क्लासेस रहते हैं वो कॉल पर रहते हैं। वो या तो वीडियो कॉल जी पे जी। या फिर ऑडियो कॉल पे, जैसे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल रहें। ऑडियो पे भी हम लोग आसानी से समझा सकते हैं, बिकॉज़ हमारा जो पूरा काम है वो सिर्फ आवाज़ का ही है। तो स्टूडेंट्स ऑडियो के थ्रू भी समझ जाते हैं, ऑडियो कॉल के थ्रू। एंड जो रेस्ट क्लासेस रहते हैं, तकरीबन 30 दिन का हमारा क्लास रहता है। बाकी जो क्लासेस हैं वो हम लोग अलग-अलग इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन के टिप्स एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, बहुत सारे वोकल एक्सरसाइजेस एंड अलग-अलग मूड्स पे कैसे आपको काम करना है, अलग-अलग स्क्रिप्ट पे किस तरह से वॉइस ओवर करना है, डिक्शंस, प्रोनाउंसिएशंस कैसे आपको ठीक करने हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। एंड ये तकरीबन 30 दिन के आसपास का कोर्स है, एक कंप्लीट कोर्स। तो इसी तरह से चलता है हमारा। सर जैसे कोई इस कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? इसके लिए हमारी वेबसाइट पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और तकरीबन 2 महीने में एक-एक बैच हम लोग शुरू करते हैं। सर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर आमतौर पर किन किन चुनौतियों का सामना करना होता है, जैसे कि आपने भी अपनी लाइफ में किया होगा, और आपके हिसाब से उन चुनौतियों से कैसे निपटना चाहिए? मतलब घबराना नहीं चाहिए या क्या है, मतलब क्या से कोई नर्वस से बाहर आ सकता है? क्योंकि मैंने बताया कैमरे के सामने या माइक के सामने जब इंसान बैठता है, मैं खुद बैठ के महसूस कर चुका हूँ, तो एक अलग ही नर्वसनेस होती है, भले ही आदमी कितना भी फन की हो। तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, जो चुनौतियां आप महसूस करते हैं, और क्या क्या चुनौतियां हैं, पहले मैं उसके देखिए, बारे में जानना चाहूँगा। काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे ये आपने तो ये पर्सनल कह दिया कि जैसे माइक के सामने आप परफ़ॉर्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे जो नर्वसनेस वाली जो बात है, ये पर्सनल कह सकते हैं चुनौती है। इससे उभरने के लिए आपके पास खुद का एक माइक हो, या फिर आप अपने जो भी जैसा भी आपका बजट है उसके हिसाब से आपने जो माइक परचेज किया है उस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो हेजिटेशन है वो चला जाएगा। जब आप स्टूडियो में जाके परफॉर्म करेंगे तब भी आप हेजिटेट नहीं होंगे, तब भी आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे। सेकंड चीज ये है कि अगला जो चुनौती है वो ये है कि बहुत सारे फेक क्लाइंट्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपसे वॉइस सैंपल बुलवा लेते हैं, या फिर के नाम पर आपसे पूरी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करवा लेते हैं और उसका पेमेंट नहीं देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। सो कभी भी जितने भी हमारे वॉइस आर्टिस्ट हैं, मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर आपको कोई स्क्रिप्ट मिलता है एज अ सैंपल, उस पर अगर आपको सैंपल देना है, सैंपल रिकॉर्ड करके देना है क्लाइंट को, तो कभी भी पूरा आप रिकॉर्ड मत कीजिए। 3-4 लाइन रिकॉर्ड करके उन्हें सैंपल दीजिए। अगर पूरा भी आप देते हैं तो बीच में आप नॉइस वगैरह डाल दीजिए, ताकि उसका वो कमर्शियली फाइनल इस्तेमाल ना कर पाए। और पेमेंट वगैरह में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे क्लाइंट्स आपको टाइम पर पेमेंट नहीं देते हैं। एंड कभी भी मैं यही अपने आर्टिस्ट को सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 50% जो आपका जो भी डील हुआ है आपके क्लाइंट से, उसका 50% आप ले लिया कीजिए, उसके बाद ही आप काम शुरू कीजिए। क्योंकि कई बार होता है, बहुत सारे मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुए हैं कि क्लाइंट काम करवाने के बाद गायब हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी 50% एडवांस ले लेना चाहिए। ये तो पेमेंट और समझ लीजिए कि हेजिटेशन वाला चुनौती हो गया। और इसमें अभी काम की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल रहा है।
तो काम के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट बनाने बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, जितना ज्यादा आपके आपकी लिंक जितनी स्ट्रांग रहेगी, आपको जितने ज्यादा लोग पहचानेंगे उतना ज्यादा आपको काम मिलेगा, राइट। उसके साथ साथ आपको अपने स्किल को भी डेवलप करना है। आपको अपनी क्वालिटी जो भी आप दे रहे हो वो इतनी अच्छी हो कि लोग आपसे दोबारा आपके पास वॉइस ओवर के लिए आपके पास आए। तो ये सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखने पर आपको कभी भी आप हमेशा आपको काम मिलता रहेगा और आप बहुत अच्छे से उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और कभी भी एक चीज मैं सारे आर्टिस्ट लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आप क्लाइंट के साथ डील करें वो सारी चीजें आप मेल पर रिटर्न में पहले ले लें कि जो भी जिस चीज पे भी डील हुई है, जितने अमाउंट पे भी आपकी बात हुई है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उस अमाउंट का जो मेल है वो आप अपने उनके ऑफिशियल मेल से अपने मेल पे आप सेंड करवाइए और उसके बाद ही काम शुरू कीजिए। या फिर 50% भी अगर आप एडवांस लेते हैं तो जो फाइनल अमाउंट है उसका एक मेल अपने मेल पे आप दे दीजिए। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी ठगे नहीं। सर बहुत सारे लोगों के अंदर इस तरह का टैलेंट होता है वॉइस ओवर का, लेकिन दो चीजें होती है, या तो उन्हें पता नहीं होता कि इसके बारे में हम कैसे प्रोसीड करें, और जिनको जो थोड़ा बहुत काम कर भी रहे हैं उनको एक्चुअली इसका बेसिक करियर नहीं पता कि इसमें वो कैसे करियर बना सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए कि क्या मतलब महसूस, जैसे आप बहुत छोटी सी उम्र में और बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं इस फील्ड में, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कर सकते हैं, कैसे वो ऊंचाइयों को छू सकते हैं इस फील्ड में, क्या करियर ऑप्शन है, किस तरह की उन्हें। जी 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 जी, जो भी लोग इसमें नए आ रहे हैं उनको मैं यही सुझाव देता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप खुद से अपने आप को डेवलप करें दूसरे बड़े आर्टिस्ट को देखकर या फिर दूसरे जो भी लेजेंड आर्टिस्ट हैं उनसे सीख कर एंड खुद से अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा लगता है। दूसरा ये है कि आप एक अच्छा सा मेंटोर अपने लिए देखिए जो आपको गाइड करे, जो आपको सही रास्ता दिखाए। उनके साथ अगर आप करते हैं तो आपको जिस काम में 1 साल लगने वाला है सीखने में, वो आप 6 महीने 8 महीने में भी सीख सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर गाइड है, आपके पास एक प्रॉपर मेंटोर है जो आपकी गलतियों को सही करेगा, आपको बताएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो वॉइस ओवर ये फील्ड है ये आपकी आवाज के ऊपर बेस्ड है। डिक्शंस, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आपका मॉड्यूलेशन सही होना चाहिए, आपको मॉड्यूलेशन अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करने आना चाहिए। तो डिक्शन और प्रोनाउंसिएशंस में ही मैंने देखा है जितने भी नए आर्टिस्ट आते हैं उनको सबसे ज्यादा इसी में प्रॉब्लम होती है, इन्हीं में प्रॉब्लम हो रही है। तो धीरे धीरे वीडियो को देखते हुए अपने समय के साथ ही हो पाता है। लोग जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में सीख जाऊँ या 6 महीने में सीख जाऊँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे पंकज जी ने भी बताया कि वो 10 साल से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ आपको ध्यान देना होता है कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो, और आपको हमेशा अपने आप से ही सीखना है। आप अभी जैसे हैं आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद ऐसा नहीं करना है, इससे बेहतर बनना है। तो यही सारी चीजें हैं जिससे आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने मुंबई से ट्रेनिंग की वॉइस एक्टिंग की, और मैं चाहूंगा आप अपने मेंटोर के बारे में थोड़ा बताएं कि आपने मेंटोर का जिक्र किया, मेंटोर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, मेरे जो मेंटोर थे सोनल कौशल जी और राजेश कावा जी, वो बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत ही अच्छे मेंटोर हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ गाइड किया, जो मैं भी गलतियां करता था उन्होंने मुझे बताया। मैं पहले से ही एक अच्छा आर्टिस्ट था लेकिन मैं बहुत सारी गलतियां कर रहा था, तो जो मेरी गलतियां थी वो उन्होंने बताया, जिसको मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, मैंने अपने आप को बेहतर बनाया, और उनका काफी अच्छा योगदान रहा मुझको, कह सकते हैं कि बादल का आशीष बनाने में। सर मैंने एक्चुअली जैसे इंटरनेट पे आपके बारे में पढ़ा, आपने बचपन में सनी देओल को काफी कॉपी किया, थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहेंगे? जी जी, मैंने शुरुआती दिनों में मतलब 2009 के आसपास मैंने सनी देओल जी की वॉइस पे काफी काम किया था। उन्हीं की वॉइस से ही मैंने शुरुआत की थी, तो उनकी वॉइस उससे खैर बहुत अच्छा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं जरूर सुनाऊंगा। ये कुछ ऐसा है। एक कॉन्वर्सेशन है डैनी एंड सनी देओल जी के बीच की। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम हमारे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है।
ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से तो बेहतर है हमारे साथ काम करो, मर्दों में शेर की तरह। पिंजरे में आकर तो शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू क्या चाहता है, मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ रहोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपया पैसा मिलेगा और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। सो ये कुछ स्टाइल है। अभी एग्जैक्ट वॉइस तो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि काफी दिनों से वॉइस जब भी आप करते हैं तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। मैंने बहुत दिन से नहीं किया, बॉलीवुड पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ आजकल। जितने भी कैरेक्टर थे उनकी वॉइस नहीं कर रहा हूँ। श्वेता मैम, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर। कि जैसे आप ट्रेनिंग करती हैं और वॉइस एक्टिंग करती हैं, तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे अगर आपके जो भी फेवरेट टास्क हैं जो आप करती हैं? सर, उसमें से मेरी कुछ। जो आवाज़ है उसको लेके मुझे थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी जो आवाज़ है तो उसको लेके मैं थोड़ा बच्चों की आवाज़ ज़रूर निकालती हूँ और मुझे बुंदेलखंडी जो जोक्स होते हैं कार्टून वाले, वो जी मैम। निकालने बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक टीनू करके कैरेक्टर है, टीनू की कहानी, तो मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तो उसका मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी कुछ लाइनें। राजा के महल से तो उड़ आई, लेकिन अब कहीं ना कहीं रुकने की कुछ तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ना। नहीं, मैं इंसानों के घर नहीं जाऊंगी, मैं इधर कहीं जंगल में ही रहूंगी। कुछ ना कुछ जुगाड़ इधर पे हो ही जाएगा। उफ, शाम हो गई, रुकने की कुछ ना कुछ व्यवस्था अब करनी ही पड़ेगी। कोई ना कोई पेड़ ढूंढना ही पड़ेगा। अरे वो रहा एक पेड़, काफी खाली भी दिख रहा है, चलो मैं वहीं रहती हूँ। अरे वाह, यहाँ पे तो एक घोंसला भी है, बहुत अच्छा। मैं अब सो जाती हूँ। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, प्यारी सी चिड़िया, टीनू मेरा नाम। तो ऐसा कुछ है ये टीनू का जो वो आवाज बोलती है, बहुत अच्छे से तो नहीं मैं बोल पाई हूँ, पर हाँ ऐसे ही कुछ उसकी आवाज रहती है। बाकी बुंदेली जो जोक्स होते हैं, बुंदेली कार्टून्स जो होते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैम, आप वॉइस ओवर की फील्ड में अपना भविष्य कैसे देखती हैं? मतलब भविष्य में आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या करना चाहती हैं, किस लेवल पे जाना चाहती हैं? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं एक रचनाएं भी लिखती हूँ, राइटिंग करती हूँ। तो मेरा राइटिंग करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ राइटिंग करती हूँ, मैं उन एहसासों को, महिलाओं के उनको लिखने की कोशिश करती हूँ जो मैंने खुद अनुभव की हैं अपने आसपास की महिलाओं को देख के। तो मैं चाहती हूँ मैं अपनी उस आवाज को अपने क्षेत्र में इस तरह पहुंचाऊं कि उससे, यदि मेरी आवाज को 10 महिलाएं भी सुनती हैं, उसको फील करती हैं, तो उसमें से यदि 10 की भी जिंदगी संवरती है तो मेरा काम सफल होगा। और मेरा मेन वॉइस को लेके, वॉइस आर्टिस्ट को लेके यही मकसद है कि मैं अपनी आवाज को अपनी रचनाओं के हिसाब से इतना ज्यादा सशक्त बना दूं कि कोई भी सुने ना तो बस उसमें मंत्र मुग्ध हो जाए और बाकी में उसे लगे कि हाँ ये हमारी ही कहीं कहानी है। और दूसरी ये चीज है कि हमारे क्षेत्र में ना, बुंदेलखंड में ज्यादातर क्या होता है, लोगों को सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर और सरकारी नौकरी वाले ही लोग ज्यादा पसंद होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई ये चीज करवाई जाती है। पर वॉइस आर्टिस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अवेयरनेस वहां पे है ही नहीं है लोगों को। तो मैं चाहती हूँ बुंदेलखंड के उस क्षेत्र में ये आवाज पहुंचे कि हाँ ऐसा भी कुछ एक टैलेंट होता है, और वो सारे टैलेंट जो दब रहे हैं अभी तक, वो बाहर निकलें, क्योंकि उनके पास अभी वो एक शस्त्र है सोशल मीडिया का, जो वो घर बैठे भी अपनी हुनर को दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोग और जो भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये टैलेंट है आवाज को लेकर, वो आगे बढ़ें और अपना हुनर दिखाएं। तो मैं अपने आप को तो बस यही सोचती हूँ। और दूसरी चीज मेरा ये भी है कि मैं चाहती हूँ कि जो बुंदेलखंडी जो कार्टून्स होते हैं, यदि मुझे वहां पे बुंदेली में कहीं पे भविष्य में कोई आवाज देने का मौका मिला तो वहां मैं जरूर देना चाहूंगी।
और इसके साथ साथ जो बच्चों की आवाज होती है, एनिमेटेड कैरेक्टर की जो आवाज होती है, वहां पे भी मैं अपनी आवाज देना चाहूंगी। बिल्कुल मैम, एक्चुअली आप जितनी अच्छी वॉइस आर्टिस्ट हैं उससे कहीं अच्छी एक आप इंसान हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अपनी आवाज के जरिए भी आप उसको और अच्छे से करना चाहती हैं। पंकज जी, मेरी आवाज को सुन रहे हैं? हेलो पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? पंकज जी, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल आ रही है सर। पंकज जी, आप हिंदी तो हम जान ही चुके हैं, अभी हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा कि आप हिंदी के कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे कोई नज्म सुनना पसंद करूंगा, कि मैंने देखा कि आप उर्दू भी अच्छी खासी बोल लेते हैं। नहीं सर, मैं उर्दू अच्छी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन दरअसल हम लोग मैरिज कार्ड बनाते हैं ना सर, मैरिज कार्ड। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए आप। तो हम लोग जैसे मैरिज कार्ड बना, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ओके 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 ओके। तो ये एक नज्म है सर। अब ये राइटर कौन है मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, लेकिन मैं इसको पढ़ देता हूं कि हमेशा साथ रहने की आदत कुछ नहीं होती, जो लम्हे मिल गए उन्हें जी लो, रियाजत कुछ नहीं होती, जिसे महरूमियां मिली हो वही जान सकता है, जिसे महरूमियां मिली हो वही जान सकता है, जमानी हौसला झूठी मुरव्वत कुछ नहीं होती। कई रिश्तों को जब परखा नतीजा एक ही निकला, जरूरत ही सब कुछ है, मोहब्बत कुछ नहीं होती। किसी ने छोड़ के जाना है तो फिर छोड़ ही जाता है, किसी ने छोड़ कर जाना है तो फिर छोड़ ही जाता है, बिछड़ना हो तो फिर सदियों की रफाकत कुछ नहीं होती, हमेशा साथ रहने की आदत कुछ नहीं होती। ताल्लुक टूट जाए तो सफीने डूब जाते हैं, ताल्लुक टूट जाए तो सफीने डूब जाते हैं, ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत कुछ नहीं होती, हमेशा साथ रहने की आदत कुछ नहीं होती, हमेशा साथ रहने की आदत कुछ नहीं होती। तो कुछ ऐसा है सर। आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको ये नज्म कैसी लगी? अगर आपको थनोस की आवाज में बताना हो तो कैसे बताएंगे? मैंने सोचा था कि ये नज्म कुछ ऐसी नहीं होगी, लेकिन तुमने मेरे दिल के तार को छेड़ दिया है पंकज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं क्या कर सकता हूँ, हम दोनों मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकते हैं। यकीन करो, अब मैं ही हूं, होनी भी और अनहोनी भी। कुछ ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर। पंकज जी, आप क्योंकि हिंदी बहुत अच्छा जानते हैं, मैं देखता हूँ आप हिंदी बहुत पढ़ते भी हैं, बहुत सारे कवियों को और बहुत सारे राइटर्स को आपने पढ़ा है, तो आपने हरीश धीवानी जी को बारे में तो जरूर सुना होगा, मैं समय हूँ, तो उस अंदाज में मैं कुछ सुनना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि मैंने काफी सुना है आपके बारे में कि आप उसको बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ सर, वो बोल बहुत अच्छा लेता हूँ, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं बोल लेता हूँ बस। कोई बात नहीं, उसको बुलाने तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास जज बैठे हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं समय हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था, मैं पिछले सभी युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर भीमसरत यानी डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का राज था। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया।
और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति, कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबते देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं और समय पक्षपात नहीं करता। इन सारी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए बदले नहीं, और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। तो ऐसा कुछ सर। बहुत अच्छे पंकज, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने WWE की जो फाइट होती है उसमें जब एंट्री होती है रेसलर्स की, उसके लिए भी शायद आपने बहुत काम किया है, तो प्लीज उस अंदाज में कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्लीज, कि उसका शौक आपको कैसे लगा, और फिर थोड़ा सा हम वॉइस भी सुनना चाहेंगे उससे। यस 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 सर। जो अमेरिकन एक्सेंट है वो मैंने रेसलिंग के जो एपिसोड्स हैं उन्हीं को देख देख कर मैंने थोड़ा अमेरिकन वाला एक्सेंट उन्हीं की वॉइस को, मेरा ऑब्जर्वेशन काफी स्ट्रांग है, मतलब मैं चीजों को देखकर सुनकर बहुत सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ अगर मैं चाहूँ तो मैंने काफी दिन देखा, और मैंने सन 2012-13 से मैंने शुरुआत की थी रेसलिंग के कैरेक्टर्स हैं उनकी वॉइस निकालने का। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी जो एक इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं रेसलर्स बच्चों के लिए, सबसे पहले उससे शुरुआत की थी, बाद में वो कमेंट्री पर भी चला गया। तो दोनों चीजें हैं, आप कौन सा सुनना पसंद करेंगे उसके हिसाब से फिर मैं आपको सर मैं तो दोनों सुनना पसंद करूंगा। ओके सर हम दोनों सुनना चाहेंगे। पहले मैं आपको जो है एक इम्पोर्टेंट मैसेज वाला सुना देता हूँ जो बच्चों के लिए रहता है स्पेशली। बिल्कुल मैं WWE They are global entertainers. WWE superstar of Vietnam Invincible, we take real risks. Dislocations, separations, breaking bone-turn muscles every single day and moment of our life. We practice. We practice to be perfect, so it's an important message to the entire WWE universe. The moves that we do in the ring never try to make happy at school, home, or anywhere. Be smart and be safe. Do not try this. So ये important message बच्चों के लिए होता है, एंड जो उनकी कमेंट्री है जो फाइटिंग के दौरान है वो कुछ ऐसी होती है। What an incredible match! First time in the WWE history. My goodness, look at Cena's gonna crush the Undertaker. This is really gonna be a very dangerous match. Somebody stop him! Somebody stop Cena! ये कुछ इस तरह से है। गजब 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 सर। बहुत बढ़िया। सर ये जितने भी वॉइस आप सुना रहे हैं, अगर आपको देखे बिना इनको सुना जाए तो nobody can believe that you are speaking. तो उनको ऐसे लगेगा ओरिजिनल में ये सब चीजें चल रही हैं। वैसे भी मैंने अक्सर देखा कि आप जितनी ज्यादा अच्छी आवाजें आप निकालते हैं वो अधिकतर भारी भरकम शरीर वालों की है, जो आपको देख के यकीन नहीं होता कि सब आपके मुंह से निकली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर चर्चा में आने के लिए। पंकज जी, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी और आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल सर। Finally, I want to say something about this commendable step. You know, sir, social services can be done by many ways, but this discussion also one of types of social service. ये भी एक प्रकार है सामाजिक सेवा का। अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना, अच्छी चीजों को लेकर के एक अवेयरनेस का माहौल बनाना, ये भी एक तरीके की समाज सेवा है। तो आप बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और ये निश्चित ही एक बेहद सराहनीय कार्य है, और आपने अपना अमूल्य समय दिया, हमें आप स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए बेहद धन्यवाद आपका। और सर को भी मेरा प्रणाम, और श्वेता जी आपको भी प्रणाम। प्रणाम सर। और ऑलवेज फाइन एंड नेवर माइंड। जो वॉइस ओवर जी सर, हमारे जो दर्शक और जो वॉइस ओवर की फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कोई खास मैसेज? खास में हाँ सर जी,
मैं यही कह रहा था सर कि वॉइस का एक ऐसा फील्ड है जो कि इसमें बेहद अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत से अवसर हैं, और इसमें बढ़ चढ़ करके लोगों को, नए युवाओं को अपने टैलेंट, यदि उनके अंदर कुछ बात है तो निश्चित ही उन्हें ट्राई करना चाहिए। और ये बहुत ही व्यापक और वृहद एक फील्ड है इसका, वॉइस ओवर का, वॉइस एक्टिंग का। तो इसमें बेशक क्या कहते हैं, मेरा खुद का मानना यह है कि मुझे अपने क्षेत्र में, यहाँ अपने क्षेत्र में इस चीज को लेकर के एक कल्चर डेवलप करना है, इस चीज को लेकर के अवेयरनेस बनानी है। तो यही मेरा मैसेज है कि यदि आपके अंदर कुछ है तो प्लीज आप करें। श्वेता मैम, प्लीज, हम क्योंकि शो के आखिरी पड़ाव पे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये शो कैसा लगा और आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए जो वॉइस ओवर की फील्ड में आना चाहते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। आज सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे अवसर दिया अपने मंच के माध्यम से अपनी बात कहने का। और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो दोनों गुरु हैं उनके बीच तो खैर मेरे शब्द बहुत ओछे हैं, पर फिर भी मैं बोलना चाहूंगी कि अपनी आवाज में यदि किसी को भी ऐसा लगता है आज के समय में कि आपके अंदर कुछ कला है, कुछ अलग आप कर सकते हैं, वॉइस आर्टिस्ट वो नहीं होता है जिसकी आवाज सुरीली हो। वॉइस आर्टिस्ट वो होता है जो अपनी आवाज के माध्यम से किसी को मंत्रमुग्ध कर दे। तो आपके अंदर यदि ऐसी कला है तो आप प्लीज आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें आपका करियर है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके सामने सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको नीचे दबाने के लिए कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता। आप जो हैं आप वो निकल के बाहर आएंगे और लोगों को देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो जिस तरह आशीष जी का मुझे सबसे अच्छा लगता है कि वो खुद तो ऊपर बढ़े, खुद तो आगे बढ़े ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ा है और उन्होंने उसी के नाम पे ही अपनी पहचान बनाई है। बादलपुर का आशीष, एक छोटे से गांव को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने पहचान दी है। तो जो भी इस तरह आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं और कुछ मुकाम हासिल करते हैं, तो उनको अपनी संस्कृति और जन्मभूमि को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसको लेके आप आगे बढ़िए। आपकी जो भी भाषा है, जो भी मातृभाषा है, जैसे मेरी बुंदेलखंडी है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं बुंदेलखंड की हूँ, झांसी की रानी के मातृभूमि से हूँ मैं। तो हर किसी को अपनी मातृभूमि पे गर्व होना चाहिए, अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए, चाहे वो भोजपुरी हो, बुंदेलखंडी हो, कोई सी भी हो। तो उसको लेके आगे बढ़े, अपने क्षेत्र को लेके आगे बढ़े। और ये बहुत ऐसी फील्ड है कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको छोटे छोटे इतने सारे पब्लिसिटी करने के लिए आज सभी को आवाजें चाहिए हैं। आपको रोजगार हर एक मुकाम पे मिलेगा, हर एक मोड़ पे मिलेगा। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपनी आवाज पे भरोसा होना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अंदर सब्र होना चाहिए और निरंतर आपको प्रयास करते रहने चाहिए। तो बस ये सर, मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज दे दें। अच्छा, इनको बिग बॉस की वॉइस में दे दूं या फिर किसी दूसरे वॉइस में? हाँ सर, दोनों एक साथ कर सकते हैं तो उससे दोनों काम हो जाएंगे। ओके। दोस्तों, मैं आप सभी से यही चाहता हूं कि आप जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कि आप भी एक वॉइस एक्टर बन सकते हैं और आपको अपनी आवाज में कोई भी इंप्रूवमेंट करनी है, अगर आप वॉइसिंग के फील्ड में नहीं भी जाना चाहते हैं लेकिन आप अपनी आवाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी आवाज में बदलाव आ सकता है। ये थैनोस और बिग बॉस दोनों मिक्स हो गया। जी सर। और आप सभी लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, नॉर्मल आवाज में आपको बता दूं कि प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना अभी तक गया नहीं है। मोदी जी, आप लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी ने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो ऐसा संभव नहीं है। मोदी जी सिर्फ हमें गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन हमें उसका पालन करना है। लॉकडाउन हट गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से बेफालतू निकल रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं कर रहे हैं। प्लीज इसको मजाक में मत लीजिए।
आप भले सरवाइव कर लेंगे, आप स्ट्रांग हैं, आप जवान हैं, लेकिन आपके घर पे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो इस बीमारी से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज घर से जब भी निकले इन सारे नियमों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क लगाइए, सैनिटाइजर की बॉटल साथ में रखिए और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया आपने। मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोगों ने मेरे एक कॉल पे शो में आने के लिए हाँ कर दी। खासकर आशीष सर जो बहुत बिजी रहते हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। और पंकज जी, श्वेता जी, मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे शो में आपका भी धन्यवाद शामिल होकर सकारात्मक चर्चा करने के लिए। और आज मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को, खासकर जो वॉइस ओवर की फील्ड में अपने आप को आजमाना चाहते हैं, उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप आशीष जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप लोग हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए मैं सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।